हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है AVM एंड SAH। AVM क्या होता है? तो AVM होता है आर्टेरियो वेनस मैलफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है? तो ये एक कोजेनाइटल डिसऑर्डर है। कोजेनाइटल कहने का मतलब है कि ये बर्थ से प्रेजेंट होता है। ये मेनली किससे रिलेटेड है? तो ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कोड। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें ये होता है, देखिए बगल में पिक्चर्स है। मेनली क्या होता है ब्लड वेसल्स में कि आर्टरी, फिर एक कैपिलरी बनाता है और फिर वेन आता है। ठीक है, दोनों डायरेक्ट फिस्टुला नहीं बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये एबनॉर्मलिटीज में आर्टरी और वेन कैपिलरी ना बना के डायरेक्ट फिस्टुला बना देते हैं। ठीक है, इसी की गड़बड़ी को हम कहते हैं AV मैलफॉर्मेशन। ठीक है, ये मेनली कहाँ होता है? तो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कोड में होता है। ठीक है, जहाँ पे कैपिलरी एब्सेंट होता है और आर्टरी वेनस क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन करके एक से ज़्यादा फिस्टुला बनाते हैं। ठीक है, अब सब एरेक्नोइड हेमरेज क्या है? SAH का फुल फॉर्म सब एरेक्नोइड हेमरेज। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, मतलब ये स्ट्रोक होता है, इसमें डेथ भी हो सकती है। ये स्ट्रोक होता कहाँ है? तो ये मेनली ब्रेन के चारों तरफ जो स्पेस को सराउंड करता है, कौन सा? तीन होता है मेनली। कौन कौन सा? DAP डैप, D से डोरामीटर, P से पाईमीटर, A से एरेक्नोइड। तो एरेक्नोइड के नीचे ये ब्लीडिंग होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो रप्चर्ड एन्यूरिज्म, AVM हेड इंजरी। AVM तो बता दिया। अब रप्चर्ड एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म में क्या मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो हम वीक हो गया है। ठीक है, जिसके कारण वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा ब्लड वेसल्स वीक हो जाते हैं तो उस टर्म को नाम दिया जाता है एन्यूरिज्म। चलिए आते हैं अब पहला डिसऑर्डर में। क्या है? आर्टेरियो वेनस मैलफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 0.1% पॉपुलेशन में क्या होता है, ये डिजीज होते हैं। ठीक है, मैलफॉर्मेशन, जिसमें से 12% सिम्प्टोमेटिक होता है। 75% जो ये डिजीज होते हैं वो हेमरेजिक के कारण होते हैं और 50 साल से कम की एजों में होते हैं। और 40 साल से जो 40 साल है उससे कम लोगों में ये ज़्यादातर होते हैं जो किसके कारण होता है? स्ट्रोक के कारण होता है और हेमरेजिक ब्रीदिंग के कारण होता है। मतलब कि 50 ईयर से कम पेशेंट में किसके कारण होता है? तो हेमरेज के कारण होता है। और ये मेनली यंगर एज में होता है। ठीक है, मतलब 40 से कम, और उसमें क्या? स्ट्रोक, हेमरेज, ये सब के कारण होता है। ठीक है, तो AVM कितना परसेंट होता है? तो 1 से 2% होता है सभी स्ट्रोक का, जिसमें 3% यंग एडल्ट में होता है, 9% सबएरेक्नोइड हेमरेज के कारण होता है और 33% ICH के कारण होता है। अब ICH का फुल फॉर्म इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन इसका क्या है? तो ICH है। ठीक है, जब ये ICH हो तो इसका सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि इसको कौन सा बीमारी है? तो AVM। क्या? AVM। ICH मतलब इंट्राक्रैनियल हेमरेज है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे? तो आर्टेरियो वेनस मैलफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, 15% पीपल क्या होते हैं इससे? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक तो क्या ये अच्छा है? नहीं, वो क्या होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें AVM है। ठीक है, तो वो कैसे कहलाते हैं? वो वॉकिंग टाइम बॉम्ब की तरह कहलाते हैं। कभी भी उनका ये क्या है, ब्लड वेसल्स रैप्चर कर सकता है। 20% लोगों में सीजर के कारण होता है। और पहले ही बता दिया 66% किसके कारण होता है? इंट्राक्रैनियल हेमरेज के कारण होता है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या हुआ AVM का? तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ठीक है, पैथोलॉजी। तो ये बिगिंस कब होता है? तो ये बिगिंस होता है 7th वीक ऑफ गेस्टेशन में। और कब तक? तो एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, बनना ये कोजेनाइटल है और इसका लेंथ इंटरवल कितना है? 40 to 80 mm। ठीक है, अब देखिए यही था, पहले ही दिखा दिए हैं। आर्टरी से वेन डायरेक्ट नहीं बनता, बीच में वो कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब ये भी मेल फॉर्मेशन होता है तो आर्टरी वेन डायरेक्ट फिस्टुला का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसके 4 क्लासेज होते हैं। मतलब कि हमारे जो ब्रेन में है ना, ब्लड वेसल्स के कारण 4 डिजीज हो सकता है, 4 क्लासेस ऑफ डिजीज हो सकता है मेल फॉर्मेशन। पहला क्या है? कोरोनरी एंजियोमा, जो मेनली इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया, केवर्नेस एंजियोमा, आर्टरियोवेनस मेलफॉर्मेशन। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं?
आर्टरियोवेनस मेलफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो सेरिब्रोवेस्कुलर मेलफॉर्मेशन है वो उसमें क्या होता है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल होता है किसका, प्रिमिटिव वेनस चैनल का, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेरिब्रोवेस्कुलर सिस्टम में दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या है इसका पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो इसमें क्या बनता है, आर्टरियोवेनस संत बनता है कहाँ पे, तो एवीएम के सेंटर पे, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ब्लड फ्लो क्या हो जाते हैं, रेड्यूस हो जाता है। तो अब ये स्टील फिनोमिना कह क्या रहा है, तो स्टील फिनोमिना क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, अल्टरेशन ऑफ सर्कुलेशन पैटर्न, माने जो सर्कुलेशन पैटर्न होता है वो अल्टर हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि संतिंग कहाँ पे हुआ, एवीएम में हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसके कारण सेरिब्रल परफ्यूजन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ये अब इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो कहाँ से मिलता है, तो फीडिंग आर्टरी से मिलता है, ठीक है। तो कंपल्सेटरी क्या करेगा, तो ये डायलेट करेगा और अब क्या होगा, सराउंडिंग पैरेन्काइमल टिश्यू से ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है। कैसे, तो डायलेटिंग न्यूट्रिएंट आर्टरियोल के द्वारा। तो जब आपको हमारे ब्रेन में वैसोडाइलेशन दिखे तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पैथोलॉजी मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, फीडिंग आर्टरी अभी बताया था, नीडूस बॉडी ऑफ द एवीएम का होता है, ठीक है। इसमें ही मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया ये सब का फॉर्मेशन होता है। ड्रेनेज वेन मतलब सबसे पहले आर्टरी, फिर नीडूस, फिर ड्रेनिंग वेन, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम पढ़ेंगे सीजर होता है, हेडेक होता है, हेमरेज होता है, ठीक है। तो सीजर क्या है, तो सीजर इनिशियल सिम्टम है जो 27 से 38% पेशेंट में होता है। ये मेनली पार्शियल और पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर होता है। पार्शियल सीजर कहने का क्या मतलब है, कोई पार्टिकुलर पार्ट या एक पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, अफेक्टेड होता है, होल पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं अफेक्टेड होता है, ठीक है। हेडेक 7 से 48% में होता है। ये कैसा है, तो प्रेजेंटिंग फीचर्स है। सीजर इनिशियल सिम्टम है, हेडेक प्रेजेंटिंग फीचर्स है। तो कह रहा है कि ये जो हेडेक है और एवीएम का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है कि जो ब्लड वेसल सप्लाई होता है मेनिंजियल वेसल और पोस्टीरियर सेलुलर आर्टरी से, इसी के कारण ये हेडेक और एवीएम दोनों होता है, ठीक है। तीसरा है फोकल डिफेक्ट, ये मेनली 1 से 40% पेशेंट में होता है। इसमें ब्लड वेसल माने हेमरेज से कोई रिलेशन होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें संतिंग होता है, ठीक है। और वैस्कुलर स्टील फिनोमिना जो ऊपर अभी पढ़े थे ना वो होता है, ठीक है। नॉर्मल सर्कुलेशन होगा लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, स्टील फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा। हेमरेज पढ़ा था, तो मोस्ट कॉमन हेमरेज कौन सा होता है, तो जो कंबाइंड हेमरेज होते हैं, ठीक है, उसके कारण ये डिजीज होता है। तो अब और भी पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ हेमरेज। तो सवेरेक्नॉइड हेमरेज 23% में, पेरेन्काइमल हेमरेज 23% में, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज 60% और कम्बिनेशन के कारण ज़्यादा ये अफेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो पहले अगर आपका हेमरेज हो चुका है या आपके डीप वेनस ड्रेनेज में क्या है, एवीएम है, ठीक है। एवीएम का फुल फॉर्म तो पता है, आर्टरियोवेनस मेलफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिसको पहले हेमरेज हो चुका है उनको एनुअल रिस्क परसेंटेज कितना है, तो 17.8%, और जिनको हेमरेज नहीं हुआ है उनको सिर्फ 2.2% है एनुअल रिस्क, ठीक है। और जिनको रिकरेंट बार बार हेमरेज हो रहा है उनको 7.5% पर ईयर, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर क्या है, तो मेल सेक्स, वेनस एन्यूरिज्म, आउटफ्लो कंप्रोमाइज, इंट्रा एनिडल एन्यूरिज्म या मल्टीपल एन्यूरिज्म, फीडिंग फ्रॉम परफोरेटिंग वेसल्स, ये सब क्या है, अदर रिस्क फैक्टर है। और पहले क्या क्या था, तो सीजर, हेडेक, फोकल डिफेक्ट, हेमरेज, फिर ये सब क्या है, ये सब कारण है, इथियोलॉजी है। रिस्क फैक्टर, प्रायर हिस्ट्री ऑफ हेमरेज, डीप वेनस ड्रेनेज, मेल सेक्स, वेनस एन्यूरिज्म, इंट्रानीडल एन्यूरिज्म और फीडिंग फ्रॉम द परफोरेटिंग वेसल्स, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डायग्नोसिस क्या है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, तो कन्वेंशनल सेरिब्रल एंजियोग्राफी, कौन सा, कन्वेंशनल सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये तीनों फीचर्स को देखता है। उसका तीनों फीचर्स क्या था, पैथोलॉजी, फीडिंग आर्टरी, नीडूस और ड्रेनिंग वेन, तीनों को ये देखता है, ठीक है। और भी इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं क्या,
तो डिजिटली सब्सट्रैक्टेड एंजियोग्राम जो विजुलाइज करता है एवीएम को ड्यूरिंग आल्टर फेज इन द अर्ली ड्रेनेज ऑफ वेन। ठीक है, मतलब ये डिजिटल सब्सट्रैक्टेड एंजियोग्राम इसका एक फीचर्स है जो विजुलाइज करता है एवीएम को कब, तो आल्टर फेज का, जब वो ड्रेनेज करता है वेन को। ठीक है, और क्या है, फीलिंग ऑफ ब्लड ऑफ द एवीएम इज इज डायनेमिक प्रोसेस। जब एवीएम में फिलिंग होता है ब्लड का, वो क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट नोट है कि आर्टरी फिलअप फर्स्ट, सबसे पहले आर्टरी फिलअप होगा, सो दैट इफ़ यू प्लान टू ऑपरेट ऑन पेशेंट यू नो विच आर्टरी टू टैकल फर्स्ट और विच वेन टू टैकल लास्ट। मतलब सबसे पहले ये है कि फीलिंग हमें देखना है, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है। जब हम ऑपरेट करेंगे एवीएम पेशेंट को, तो हमें पता रहना चाहिए कि किस आर्टरी को टैकल पहले करना है और किस वेन को टैकल लास्ट में करना है। ठीक है, सीटी स्कैन में हम क्या देखते हैं, तो सर्पिंगियस आइसोइंटेंस या स्लाइटली हाइपर इंटेंस वेसल को देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट के द्वारा देखते हैं। इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, तो मेनली कैल्सिफिकेशन, ट्यूमर, ये सब के लिए सीटी स्कैन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वही देखिए, सीटी स्कैन में ऑल्सो शो लोकल और डिस्टेंट मार्क्स, प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग इदीमा, फोकल कंप्रेशन, डिस्टॉर्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो मेनली ये सीटी स्कैन, ये मास्क, ये सब शो करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एवीएम ऑन द सीटी स्कैन लुक लाइक बॉर्म इनसाइड द ब्रेन। एवीएम कैसा दिखता है, तो ऐसा लगता है कि कोई ब्रेन में बॉर्म है। ठीक है, कीड़ा है। ये कैसे देखेंगे, तो हम कॉन्ट्रास्ट से देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, एमआरआई में हम मेनली क्या देखते हैं, तो हम हाइपो इंटेंस सिग्नल देखते हैं, हाइपर इंटेंस सिग्नल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है टॉर्सियल फीडिंग आर्टरी, नीडूस और ड्रेनिंग वेन के रीजन को, कि कहाँ पर मेल फॉर्मेशन है। हाइपर इंटेंस सिग्नल में हम क्या देखते हैं, कहीं पर थ्रोम्बोसिस तो नहीं है वेसल्स में। ठीक है, टिपिकल अनरप्चर्ड एवीएम में हम क्या देखते हैं, तो ये जो टिपिकल अनरप्चर्ड एवीएम होता है वो कैसा दिखता है, तो वो दिखता है टाइटली पैक्ड हैनिकॉप ऑफ फ्लो वॉइड। अब फ्लो वॉइड क्या होता है, तो फ्लो वॉइड में क्या होता है ना, कि इसमें जो ब्लड का सिग्नल होता है वो लॉस हो जाता है। मीन्स फ्लो वॉइड रिफर्स टू ए signal loss occurring with the blood and other fluid like CHF और यूरिन moving at sufficient velocity relative to MRI। मतलब क्या होता है, इसमें जो ब्लड का जो सिग्नल होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यही सब हम इसमें देखते हैं, किसके कारण, तो हाई वेलोसिटी के कारण। सीटी स्कैन में हम मास देखे थे मेनली, इसमें क्या देखते हैं, फ्लो देखते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो कन्वेंशनल वाला है हैनिकॉप। हाँ, ये कैसा सीन होता है इसमें एमआरआई में, तो हैनिकॉप ऑफ फ्लो फ्लूइड। ठीक है, अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे मैनेजमेंट के लिए, तो हमें एक ग्रेडिंग दिया गया है, उसका नाम है स्पेजलर मार्जिन ग्रेडिंग। ठीक है, इसमें अगर ग्रेडिंग 1 और 2 आया तो मतलब सर्जरी अच्छा ऑप्शन है, 3 आया तो सर्जरी और कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और 4 और 5 आया तो कम्बिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ग्रेडिंग हम करते कैसे हैं, तो 3 बेसिस पे, साइज, इलोक्वेंस, ड्रेनेज। साइज में हम क्या देखते हैं, नीडस का कितना वाइड है। ठीक है, डायमीटर देखते हैं। इलोक्वेंस क्या देखते हैं, तो इसमें पार्ट ऑफ द ब्रेन देखते हैं, कहाँ पर ये है। ठीक है, जैसे कि ब्रोंकाज एरिया व्हेन डैमेज विल प्रेजेंट एज एस्फागिया, और मोटर कॉर्टेक्स विल डैमेज एज हेमीपेरेसिस। जैसे कि अगर ब्रोका एरिया डैमेज हुआ तो उसको एफेजिया होगा, मोटर कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो उसको हेमीपेरेसिस कहते हैं। तो इसके द्वारा हम इलोक्वेंस देखते हैं। ठीक है, ड्रेनेज देखते हैं कैसे, तो एंजियोग्राम के द्वारा। अब देखिए, साइज अगर 3 से कम रहा तो ग्रेडिंग 1 होगा, 3 से 6 रहा तो ग्रेडिंग 2 होगा, ग्रेटर देन 6 रहा तो ग्रेडिंग 3 होगा। ठीक है, इलोक्वेंस रहा तो 1, नहीं रहा तो 0, ड्रेनेज अगर सुपरफिशियल रहा तो 0, डीप रहा तो 1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या है, तो पहला है इंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, कि रिड्यूस करते हैं ब्लड फ्लो टू एवीएम नीडल्स बाय इंजेक्टिंग सॉलिड पार्टिकल और फास्ट एक्टिंग ग्लू इनटू द फीडिंग वेसल। इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो
रिड्यूस करते हैं ब्लड फ्लो को। कैसे? तो सॉलिड पार्टिकल को इंजेक्ट करके या कोई फास्ट एक्टिंग ग्लू को कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? तो फीडिंग वेसल्स में, मतलब आर्टरी में। ठीक है। फास्ट एक्टिंग ग्लू क्या है? तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है ना, यू कान डायरेक्ट इट टू वेयर यू वांट टू डू इट। मतलब इसमें फास्ट एक्टिंग ग्लू में आप ये प्रॉब्लम है कि हम जहाँ पर उसको ये रोकना चाहते हैं वहाँ पर वो होता नहीं है। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो अच्छा कौन सा हो जाएगा? तो इंजेक्टिंग सॉलिड पार्टिकल। अब क्या कह रहा है? इम्बोलाइजेशन। इसमें क्या है? तो इम्बोलाइजेशन अचीव किया जाता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशंस ऑफ मेलफॉर्मेशन। मतलब इसमें पहले क्या किया जाता है? ब्लड फ्लो को रिड्यूस करना चाहिए। उसमें क्या करते हैं? सॉलिड को इंजेक्शन करते हैं या फास्ट एक्टिंग ग्लू देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इम्बोलाइजेशन होगा, जिससे कि थोड़े समय के लिए पूरी तरह ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? यूज एज एडजुवेंट प्रोसीजर। मतलब इसको कैसे यूज किया जाता है? तो एडजुवेंट प्रोसीजर की तरह यूज किया जाता है। कब? सर्जरी या रेडियोथेरेपी से पहले। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एवीएम ऑब्लिटेरेंस होने के बाद क्या करते हैं? सिर्फ ट्रीट किया जाता है इम्बोलाइजेशन से। क्योर रेट इज नॉट दैट हाई। क्योर रेट ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, ए न्यूरोवेस्कुलर सर्जन इज नॉट दैट किन इन डिंग एंड इंडोवेस्कुलर इम्बोलाइजेशन। ये कौन करता है मेनली? तो न्यूरोवेस्कुलर सर्जन करता है। अब आते हैं रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी में इसका मेन एम क्या है? इसमें क्या है ना कि रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं। किस लिए? तो ओब्लिटेरेशन ऑफ द एवीएम। मतलब कि ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हम कौन सा थेरेपी यूज करते हैं? रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक लिमिटेड होता है? तो नूडल्स तक ही लिमिटेड होता है। नीडल्स में क्या था? बॉडी ऑफ द एवीएम। इसमें क्या है ना कि ये मेनली 2 साल के लिए क्या करता है? ऑब्लिटेरेशन करता है कि बिटवीन 40 to 80%। ठीक है, इसमें कौन सा यूज होता है? तो गामा नाइफ, एक्स नाइफ। एडवांटेज क्या है कि आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी ऑपरेटिव रिस्क नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? 2 से 3 साल पहले करना चाहिए और हमें वेट करना है एवीएम के लिए कि ऑब्लिटेरेट हो चुका है। लेकिन इसमें यह भी है कि रप्चर भी हो सकता है बाद में, मतलब कंफर्म नहीं है। अगर आपका ये सक्सेसफुल हो गया ट्रीटमेंट, तो कैसे पता चलेगा? नूडल्स का साइज स्मॉल हो जाएगा, ड्रेनिंग वेंस का नंबर स्मॉल हो जाएंगे, हेमिस्फेरिक लोकेशन हो जाएगा और यंग एज में होगा। ठीक है, सर्जरी अगला क्या है? सर्जरी है। तो सर्जरी में हमें क्या करना चाहिए? सर्जरी में हम क्या करते हैं? कंप्लीट रिमूवल करते हैं एवीएम का। ठीक है, ये एक सिंगल ट्रीटमेंट सेक्शन है। इसमें मेनली कब किया जाता है? तो अभी बताया था ना, ये मार्टिनस को स्पेजुलर मार्टिनस को 3 या 3 से कम रहेगा तो सर्जरी होने के बाद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परसिस्टेंट की ये रिस्क क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन स्कोर 4 और 5 रहेगा तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ तो रिस्क ऑफ हेमरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है एवीएम का ट्रीटमेंट पूरी तरह करना चाहिए। क्यों? अगर ट्रीटमेंट कम हुआ तो रिस्क ऑफ हेमरेज डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? एसोसिएटेड एन्यूरिज्म, मतलब ब्लड वेसल का वीक हो जाना, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, ये दिमाग खराब होने लगना या उसकी पावर कम होते रह जाना वेस्कुलर स्टील के कारण, रिपीटेड हेमरेज, ये सब क्या का इंडिकेशन है? सर्जरी का इंडिकेशन है। ठीक है, किस पेशेंट में? तो इवन हाई ग्रेड एवीएम के पेशेंट में। अब हम पढ़ेंगे सब एरिकनॉइड हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ट्रॉमा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन नॉन ट्रॉमेटिक कॉज क्या है? तो एन्यूरिज्म। याद रखिए, सब एरिकनॉइड हेमरेज में मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा नहीं है तो क्या है? एन्यूरिज्म। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के कारण ये 4th में आता है। ठीक है, और ये मेनली एन्यूरिज्म अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म के कारण होता है 2% में, और एन्यूरिज्म आर मल्टीपल इन 20 to 25% ऑफ पेशेंट।
ये जो एन्यूरिज्म है ना, ये कोजेनाइटल नहीं है, मतलब बर्थ से पर्यंत नहीं होता है, ये डेवलपमेंटल है। या तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के कारण होगा, मतलब बार बार डिजीज हो रहा है ब्लड से रिलेटेड, या आर्टेरियल डिफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, इसका पैथोलॉजी क्या है? तो इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, स्पॉन्टेनियस, और क्या है? तो इसका एंड पॉइंट ऑफ पैथोलॉजी, एग्जैक्ट इटियोलॉजी और एन्यूरिज्म अभी तक पता नहीं चला है। बहुत सारे थ्योरीज आई हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है? एन्यूरिज्म प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय फोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये जो एन्यूरिज्म प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है? तो ब्लड वेसल्स का जो इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है ना, उसका फोकल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बट वी डोंट नो वाई, लेकिन हमें ये पता नहीं है क्यों। ठीक है, और दूसरा थ्योरी क्या है कि ये जो मीडिया का है ना, उसका डेवलपमेंटल डिफेक्ट होने के कारण, मीडिया और इलास्टिका ऑफ द आर्टरी का डेवलपमेंटल डिफेक्ट होने के कारण। पहला क्या था कि जो ये इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उसका फोकल डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा कि जो मीडिया और इलास्टिका ऑफ द आर्टरी है, उसका डेवलपमेंटल डिफेक्ट हुआ। और क्या कह रहा है? इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? तो एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर जो हम अपने लाइफ में धीरे धीरे एक्वायर करें, जैसे स्मोकिंग के कारण, हाइपरटेंशन के कारण। जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक और कोजेनाइटल में बहुत डिफरेंस है। जेनेटिक मतलब हमारे जीन से आ रहा है, हमारे पेरेंट्स से हमारे में आया। कोजेनाइटल मतलब हम बर्थ, जब हम माँ के माँ के क्या में रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, या जब हम बर्थ लेते रहते हैं उस समय होता है, उसको कहते हैं कंजेनाइटल। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होगा? हेरिटेबल कनेक्टिव डिसऑर्डर, जो हमारे पेरेंट्स से है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इहरल-डाउनलो सिंड्रोम टाइप 4, मार्फन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, बाइकैप्सिड एरोटिक बल्ब, ये सब के कारण होता है जेनेटिक। फेमिलियर इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म नॉट एसोसिएटेड विद द हेरिटेबल कनेक्टिव। ये जो फेमिलियर इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म है ना, एन्यूरिज्म मतलब पता है ब्लड वेसल्स का वीक हो जाना। ठीक है, ये एसोसिएटेड नहीं होता है हेरिटेबल। तो ये इसमें क्या है? 7 से 20% ऑफ पेशेंट को एन्यूरिज्म सा है, जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री ऑफ रिलेटेड से आता है, इसलिए कहते हैं फेमिलियर टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। मतलब जो ये एन्यूरिज्म सा है ना, ये हमारे पेरेंट्स फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, मतलब मामा, माँ, पापा और दादा, इससे आता है, इसलिए इसको फेमिलियर टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कहा जाता है। अब इसका पैथोलॉजी, इंट्राक्रैनियल आर्टरी। इंट्राक्रैनियल आर्टरी में क्या क्या? तो कोई भी आर्टरी हो, उसमें 3 लेयर होता है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिया। तो इसमें जो मीडिया है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटीमा अंदर वाला लेयर, ये क्या होता है? मोनोलेयर ऑफ इंडोथेलियल सेल का बना होता है, और क्या? सब इंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है इसमें। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल सेल, कोलाजन फाइबर, और ये मेनली एबनॉर्मल होता है। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिया जो एक्सटर्नल को कहते हैं, ये क्या से बना होता है? टाइप 1 कोलाजन फाइबर से, इलास्टिन, नर्व्स, फाइब्रोब्लास्ट, भाषा वेसोरम, सब इसमें आता है। ठीक है, इन मोस्ट आर्टरी एडवेंटिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द मीडिया बाय अनदर लेयर ऑफ इलास्टिक फाइबर। अच्छा, ऊपर में क्या है? ये एडवेंटिया है, उसके बाद मीडिया है, वो दोनों एक दूसरे से सब सेपरेट कैसे होते हैं? एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना से। मिडिल और इनर लेयर एक दूसरे से ये सेपरेट कैसे होते हैं? तो इंटरनल इलास्टिक लेमिना से। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर है ना, कौन सा? एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ये इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इनिशियल इंटीमल थिकनिंग रिसेम्बलिंग माई इंटीमल हाइपरप्लेसिया। जो इंटीमल मतलब ये इनर लेयर का जो थिकनेस होगा ना, वो माई इंटीमल हाइपरप्लेसिया शो करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मसल फाइबर डिसअरेंज हो जाते हैं, सेलुलर कंपोनेंट का डिप्लीशन होता है, लेमिनल सरफेस इरेगुलर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या है? ये सडन और सीवियर हेडेक आएगा इसमें। ठीक है, देयर इज नो प्री रिक्विसाइट एक्टिविटी, सिंपली बूम वाओ साकितांग उलोको ऑटोमेटिक थिंक ऑफ एन्यूरिज्म। मतलब एकाएक इतना सर दर्द बहुत भयानक करने लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये एन्यूरिज्म के कारण ही हुआ है। इसमें क्या होता है? सेंटिनल ब्लीडिंग होता है, मतलब कि हार्विनल और इंडिकेशन दैट एन्यूरिज्म इज अबाउट टू ब्लीड। ये कैसा? सेंटिनल ब्लीड मतलब क्या होता है कि
एन्यूरिज्म एकदम क्या हो, ब्लीड होने वाला है, लैप्चर होने वाला है। इसमें कैसा हेडेक आएगा, तो थैंडल क्रैप हेडेक आएगा। ठीक है, और क्या देखेंगे, मेनिंगिस्मस देखेंगे, ऑकुलर हेमरेज देखेंगे। कौन कौन सा क्लिनिकल फीचर है, सडन सीवियर हेडेक, मेनिंजिमस और ऑकुलर हेमरेज। ऑकुलर हेमरेज को हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो टॉर्सन साइन के द्वारा। अब टॉर्सन साइन क्या है, जो इंट्राऑकुलर हेमरेज है वो क्या से एसोसिएटेड है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज से और एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर से। ठीक है, अब क्या है, एक टर्म आया एसाह। एसाह का फुल फॉर्म क्या है, एन्यूरिज्म सब एरेक्नोइड हेमरेज। एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको क्या हो जाता है, कभी कभी मिस डायग्नोसिस हो जाता है। मतलब कि किसी को क्या हुआ, सीवियर एक्यूट ऑनसेट तब सीवियर हेडेक हुआ। ठीक है, तो लोग उसको सिंपल हेडेक समझते हैं और पैरासीटामोल देते हैं और घर भेज देते हैं। इससे क्या होता है, रैप्चर होने का डर होता है। ठीक है, अब अप्रोच मैनेजमेंट कैसे करेंगे साह के लिए, तो इसके लिए दिया गया हंट एंड हिस स्कोरिंग। इसमें अगर कैंडिडेट गुड रहेंगे, मतलब गुड कैंडिडेट रहेंगे, वो सर्जरी होगा। लेकिन अगर ग्रेड 4 और 5 आया तो वो पुअर कैंडिडेट होते हैं, तो उनमें बेहतर ऑप्शन है क्या है, इंडोवेस्कुलर प्रोसीजर करने का। तो इसमें ग्रेडिंग कैसे होता है, जो ग्रेड 1 होते हैं, ठीक है, वो मेनली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें माइल्ड हेडेक होता है और स्लाइट नूचर रिगिडिटी होती है। ठीक है, अब नूचर रिगिडिटी कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जो हमारा नेक है ना, उसको हम फ्लेक्स नहीं कर पाते, मतलब ऊपर की ओर मोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहला तो समझ गए। सेकंड में क्रेनियल पाल्सी होती है 3rd और 6 की। ठीक है, मॉडरेट और सीवियर हेडेक होता है, नूचर रिगिडिटी। 3rd में क्या होता है, माइल्ड फोकल डिफिक्ट होता है, लिथार्जी और कन्फ्यूजन। मतलब वो लिथार्जी मतलब वो लगभग बेहोश टाइप के रहेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। स्टेप 4 ग्रेड 4 में क्या होगा, स्टुपोर, मतलब आई ओपन करेंगे लेकिन बहुत पेन से आई ओपन करेंगे। ठीक है, दर्द ये सब करेगा, तो उनमें मॉडरेट और सीवियर हेमीपैरेसिस होया हुआ रहता है, अर्ली डिसेलरेट रिगिडिटी होती है। ठीक है, 5th में वो कोमा में रहते हैं, मतलब आपके बोलने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, और उनमें कैसा रिगिडिटी होता है, तो डिसेलरेट रिगिडिटी होता है और मोरिबंद अपीयरेंस होता है। अब मोरिबंद अपीयरेंस क्या होता है, पर्सन अबाउट टू डेथ रहेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एडम के 10th एडिशन के अनुसार अगर एन्यूरिज्म के कारण रप्चर होता है तो ब्लड क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर से सबएरेक्नोइड स्पेस में जाता है। ठीक है, इसके कारण 3 पैटर्न होते हैं। पहला क्या होता है, तो बहुत कस के हेडेक होता है, मतलब एक्सक्रूशिएटिंग जनरलाइज हेडेक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो सिर्फ यही होगा नहीं, इसके साथ वोमिटिंग भी होगा और पर्सन क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस होके फॉल गिर जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, पहला तो हो गया, दूसरा में क्या हो जाएगा, तो दूसरा में होगा स्टिफ नेकनेस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन सिंड्रोम है। तीसरा में क्या है, तुरंत पर्सन क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसके साथ कोई उसका फर्दर कंप्लेंट नहीं होंगे, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं दिखेगा, जैसे हेमीपैरेसिस, हेमिएनोपिया और एस्फेजिया। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लेन क्रैनियल CT स्कैन। ठीक है, अगर CT स्कैन नॉर्मल भी हुआ, अगर हिस्ट्री से पता चल रहा है कि ये सस्पिशियस है, तो हम लंबर पंक्चर करेंगे। ठीक है, अगर आपके हॉस्पिटल में CTA है, अब CTA क्या होता है, CT एंजियोग्राम, तो हम क्या है करेंगे, पहले CTA करेंगे फिर हम LP करेंगे। ठीक है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है 4 वेसल एंजियोग्राम। याद रखिएगा गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, 4 वेसल एंजियोग्राम। अब CT जो एंजियोग्राम हमने पढ़ा था वो होता क्या है, तो इसमें मेनली हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो नॉन कॉन्ट्रास्ट हेड CT से करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लंबर पंक्चर भी हम फॉलो कर सकते हैं, क्लास A, लेवल ऑफ एविडेंस B। CTA मेनली कैसे वर्क, किसके साथ वर्क करता है, तो एसाह के साथ वर्क करता है। ठीक है, तो अगर ये इसमें अगर इसका हम इससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम एक और कर सकते हैं, क्या है, डिजिटली सब्सट्रैक्टेड एंजियोग्राम। लेकिन ये एक में नहीं करते हैं, किस में, तो क्लासिक पेरीमेसेंसेफेलिक एसा, इसमें हम DSA नहीं करते हैं, तो CTA ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब DCA क्या है, तो DSA क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी है, जो मेनली क्या के लिए यूज होता है, तो डिटेक्शन ऑफ एन्यूरिज्म इन द पेशेंट विथ एसा, सिर्फ एक को छोड़ के, किस में, तो ऊपर लिखा हुआ है क्लासिक पेरीमेसेंसेफेलिक एसा, और इसमें कह रहा है
कि अगर एन्यूरिज्म पहले से ही डायग्नोसिस हुआ है किसके द्वारा, तो नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्लानिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि कह रहा है कि एन्यूरिज्म अगर अमेनेबल होगा कॉइलिंग का या एक्सपेंडिडेट माइक्रो सर्जरी, किसके लिए करें, कॉइलिंग करना है या माइक्रो सर्जरी करना है, ये सब पर बेसिस होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं सामने, तो रीब्लीडिंग, फिर से ब्लीडिंग हो सकता है, सेरिबुलर इस्केमिया, हाइड्रोसिफेलस, सीजर और एक्सपेंडिंग आईसीएच तो बताए थे, इंट्रा सेरिबुलर हेमरेज, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और एक और है एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस। अब ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं इसको हम क्या करेंगे, पूरे को डिफाइन करके देखेंगे। जो रीब्लीडिंग है ये स्कारियस्ट कॉम्प्लिकेशन है। कैसा, तो स्कारियस्ट कॉम्प्लिकेशन है। ये कब पीक में आता है, तो विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ साहा, मतलब ऑपरेशन या जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके 24 आवर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। 4% रीब्लीडिंग क्यों होता है, जो 4% रीब्लीडिंग है वो 24 आवर्स के पहले आता है। 39% जो ब्लीडिंग है वो क्या आता है, विद इन 24 आवर्स, रीब्लीड विद इन 2 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के पहले भी आता है, उसके बाद दोबारा फिर से 2 आवर्स पे आता है, ठीक है। 19% फर्स्ट 2 वीक में। अब एक ग्रेड है हंट एंड हेस ग्रेड, ऑन एडमिशन एंड मैक्सिमम एन्यूरिज डायमीटर वाज इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर ऑफ रीब्लीडिंग। हंट एंड हेस ग्रेड हमने पहले भी बताया था। वो जब पेशेंट आता है उसी समय हमें क्या करना चाहिए, हंट एंड हेस ग्रेड करना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, मैक्सिमम एन्यूरिज डायमीटर देखना चाहिए। ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर होता है रीब्लीडिंग का, ठीक है। रीब्लीडिंग इज हाईएस्ट फॉर दोज विथ पुअर हंट एंड हेस ग्रेड, जिसमें हंट एंड हेस ग्रेड पुअर आएगा उसमें रीब्लीडिंग रेट क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। और जिसमें क्या आएगा, एन्यूरिज डायमीटर लार्ज आएगा। अब क्या कह रहा है, रीब्लीडिंग वाज एसोसिएटेड विद द मोर्टेलिटी इन द एक्सेस ऑफ 75% सीरीज, मतलब ये मोर्टेलिटी रेट इसमें क्या होता है, हाई हो जाता है रीब्लीडिंग में। रीब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ पुअर आउटकम्स, अर्जेंट इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर आप में रीब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है, कि अच्छा से इलाज नहीं हुआ है, तुरंत अर्जेंट में इवैल्यूएशन कीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बिटवीन द टाइम ऑफ एसा सिम्टम ऑनसेट एंड एन्यूरिज्म ऑब्लिटेरेशन ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल। अब जब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उसके बीच में हमें क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हाइपरटेंशन रिलेटेड रीब्लीडिंग और मेंटेनेंस ऑफ सेरिबुलर परफ्यूजन प्रेशर ना हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल कितना रिड्यूस करना चाहिए, तो पहले ये जान लीजिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल है वो रिड्यूस द रिस्क ऑफ रीब्लीडिंग हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें तो रीब्लीडिंग ना हो। बट ए डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 160 mmHg इज रीजनेबल। ब्लड प्रेशर घटाने उतना फ़ायदा नहीं करता, लेकिन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाएंगे वो भी 160 से mmHg से कम, तो ये वर्क करेगा। यू मस्ट मैनेज द BP बिकॉज इफ़ इट्स टू हाई विद द पेशेंट तो ब्लीडिंग जल्दी होगा। अगर BP ज़्यादा रहेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, अगर लो होगा तो ब्लड कम सप्लाई होगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रीब्लीडिंग, प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो जो डिले हो रहा है उसको अवॉइड करेंगे, अनअवॉइडेबल डिले इन ऑब्लिटेरेंस ऑफ एन्यूरिज्म, जिससे क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, अगर डिले हो गया या अवॉइड हो गया तो ये चांसेस बढ़ाएगा, लेकिन अब उसको अगर हम कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसमें करना है, नो कंपेलिंग मेडिकल कॉन्ट्राडिक्शन, शॉर्ट टर्म लेस देन 72 आवर्स थेरापी विथ ट्रानेक्सेमिक एसिड और अमीनो कैप्रोइक एसिड इज रीजनेबल टू रिड्यूस अर्ली एन्यूरिज्म। तो हम इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म थेरेपी करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म थेरेपी कितने आवर्स के लिए होता है, तो लेस देन 72 आवर्स के लिए होता है, किसके साथ, तो ट्रानेक्सेमिक एसिड या अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ हम इसको करते हैं, जो एन्यूरिज्म में रीब्लीडिंग को चांसेस को घटाता है, ठीक है। अब ट्रांसेमिक क्या होता है, तो ये क्या करता है, डिले करता है इस्केमिक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को, ठीक है। कैसे, तो डबल एज स्वाद की तरह। सर्जिकल क्लिपिंग एंड इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग ऑफ द रप्चर एन्यूरिज्म शुड बी परफॉर्म एज अर्ली एज फेसिएबल इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट।
अब सबसे पहले क्या करना चाहिए रीब्रीदिंग के रेट को घटाने के लिए, तो सर्जिकल क्लिपिंग करना चाहिए, इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग करना चाहिए। अब आते हैं हाइड्रोसिफेलस, मतलब सर में पानी घुस जाना। ठीक है, कह रहा है जिसमें हाइड्रोसिफेलस होता है ना, उसमें मेनली क्या होता है 20% एक्यूट वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है। ठीक है, आफ्टर साह मेनली क्या होता है कि CHF ऑब्जर्व किया जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, किसके द्वारा, तो सब एरेक्नॉइड विलाई के द्वारा। लेकिन जब ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट होते हैं तो ये क्या कर देता है, फाइब्रोस कर देता है किसको, सब एरेक्नॉइड विलाई को। और इसके साथ क्या क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस होता है। ठीक है, 20% वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है, पहले ही बता दिए हैं। क्रोनिक हाइड्रोसिफेलस डेवलप किस में होता है, तो 10 to 21% पेशेंट में होता है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी एन्यूरिज्मल साह हो चुका है, और उसके बाद ये बाद में क्या बन जाता है, परसिस्टेंट बन जाता है। एडम 10th एडिशन के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड रप्चर होगा तो ये जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, बेसल सब एरेक्नॉइड स्पेस से आगे चला जाएगा, कहाँ पे, वेंट्रिकल में चला जाएगा। कैसे, तो फोरामिना ऑफ लस्का और मेजेंडिया से। ठीक है, अब इसमें पेशेंट कंफ्यूज भी होंगे, अनकॉन्शियस भी होंगे, और क्या होंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूट हाइड्रोसिफेरस। एक्यूट हाइड्रोसिफेरस में पेशेंट क्या होंगे, कंफ्यूज और अनकॉन्शियस होंगे। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस आर रिवर्स बाय ड्रेनिंग द वेंट्रिकल्स। क्या है, अब क्लिनिकल डायग्नोसिस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, तो जो ये गया है वेंट्रिकल्स में ब्लड, उसको क्या करके, ड्रेनिंग करके, ठीक है, बाहर निकाल के। तो वो कैसे होगा, तो आइदर एक्सटर्नल कैसे, वेंट्रिकुलोस्टोमी या लंबर पंक्चर के द्वारा होगा। ठीक है, बट द रूटीन यूज ऑफ वेंट्रिकुलर ड्रेनेज आफ्टर सब एरेक्नॉइड हेमरेज इन नॉट इनफ्यूमन। लेकिन जो रूटीन यूज होता है ना वेंट्रिकुलर ड्रेनेज का आफ्टर सब एरेक्नॉइड हेमरेज मेनली नहीं किया जाता है। ठीक है, डिले या सब एक्यूट हाइड्रोसिफेरस एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ CHF। क्या कर, अगर डिले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ CHF हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पाथवे बाय ब्लड विच में अपीयर आफ्टर 2 to 4 वीक। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर सब एक्यूट हाइड्रोसिफेलस डिले हो गया तो CHF क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कैसे, तो ब्लड के द्वारा, कितना वीक में, तो ये कब अपीयर होगा, तो 2 to 4 वीक में अपीयर होगा। ठीक है, लेकिन मैनेज उसी तरह करेंगे। इसमें बहुत से केसेस क्या हुए हैं, इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लॉन्ग डिले, अगर लॉन्ग डिले हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस होगा मंथ और ईयर आफ्टर सबएरेक्नॉइड हेमरेज। देयर इज फर्दर इंस्टेंटेंस ऑफ लॉन्ग डिले हाइड्रोसिफेलस। मतलब क्या कह रहा है कि अगर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा समय के लिए डिले कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया सीजर। सीजर क्या है, तो ये भी 20% पेशेंट में होता है। ये मेनली कैसे होता है, तो ये साह पेशेंट में होता है। सीजर इंडिकेटेड रप्चर, अगर सीजर हुआ इसका मतलब क्या है, पेशेंट को रप्चर हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ सेफर टू ट्रीट विथ, आप कैसे उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशन से। ठीक है, बिकॉज एन्यूरिज्म माइट है बस्ट ड्यू टू सीजर। सीजर हुआ है इसका क्या मतलब है, ये इंडिकेशन है रप्चर के लिए, तो हम इसके लिए दवा देंगे एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशन। ठीक है, सीजर इज एसोसिएटेड विथ ब्रेन स्वेलिंग सेकेंडरी टू इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम। सीजर क्या है, सेकेंडरी के कारण, सीजर के कारण ब्रेन स्वेलिंग भी हो सकता है। और ये क्यों होगा, तो ये सेकेंडरी होगा किसके कारण, सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम के कारण। ठीक है, ब्रेन इज इंजरीड एंड स्वेलन एंड पुट द पेशेंट इन डेंजर। अगर ब्रेन इंजर्ड हो जाएगा, फूल जाएगा, तो क्या होगा, पेशेंट डेंजर में आ सकता है। ठीक है, द राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर सीजर के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो रिस्क को क्या कर देगा, और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वैसोस्पाज्म। सेरिब्रल वैसोस्पाज्म इज प्रोलॉन्ग्ड एंड समटाइम्स सीवियर बट अल्टीमेटली रिवर्सिबल। क्या है, ये बहुत ये प्रोलॉन्ग है, सीवियर हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, अब कॉज ऑफ वैसोस्पाज्म क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। कुछ कहते हैं कि ये क्यों ये होता है, डिग्रेडेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट के कारण। तो ये क्यों, तो क्योंकि कैटेकोलामाइन रिलीज होता है। ठीक है,
वैसोस्पाज्म रिवर्सिबल है, बट द डैमेज ऑफ द ब्रेन इज इरिवर्सिबल। वैसोस्पाज्म को हम दोबारा सही कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण जो डैमेज हुआ है उसको दोबारा सही नहीं कर सकते हैं। ये कब होता है? यूजुअली 3 to 10 डेज आफ्टर रप्चर। रप्चर के 3 से 10 दिन के पर ये अपीयर होता है, के बाद अपीयर होता है, ठीक है। मोस्ट सीवियर वैसोस्पाज्म ऑकर इन द आल्ट्री। मोस्ट सीवियर वैसोस्पाज्म कहाँ होता है? आल्ट्री में होता है, ठीक है। ये मेनली कब होता है? तो आफ्टर 24 आवर्स। रिडक्शन इन कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल अपीयर टू बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सम ब्लड। क्या कह रहा है? अगर ब्लड वेसल के कैलिबर में रिडक्शन होगा, इसका मतलब डायरेक्ट कहाँ गया? तो एडवेंटिया में। एडवेंटिया क्या होता है? आल्ट्री के सबसे अपर पार्ट को कहते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हाइड्रेशन करेंगे, हेमोडाइलेशन करेंगे या हाइपरटेंशन, ठीक है। अब अदर एक्स्ट्रा क्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस में क्या आते हैं? तो फीवर, अनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस और जीआई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो एक है माइक्रोस्कोपिक क्लिपिंग के द्वारा, और किसके द्वारा? तो एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग के द्वारा, ठीक है। इन दोनों से हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लिपिंग क्या होता है? तो इसमें हम क्या करते हैं? रिसीव इंक्रीज कंसिडरेशन इन द पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ लार्ज इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमास। ये मेनली किसमें किया जाता है? जिसमें लार्ज इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा हो या मिडिल सेल्युलर आर्टरी एन्यूरिज्म हो। इन पेशेंट में हम क्या करेंगे? माइक्रोसर्जिकल क्लिपिंग किया जाता है, ठीक है। ये क्लिपिंग में देखिए ऐसे होता है। बेसिकली पुटिंग ए क्लिप ऑन द नेक ऑफ एन्यूरिज्म। क्या करते हैं? एन्यूरिज्म के नेक पे हम क्या करते हैं? क्लिप रख देते हैं। एन एन्यूरिज्म हैज पाथ पेरेंट आर्टरी वेयर द एन्यूरिज्म केम फ्रॉम, डोम ऑफ द एन्यूरिज्म एंड नेक ऑफ द एन्यूरिज्म। अब क्या करें? एन्यूरिज्म के पाथ होते हैं, एक को कहते हैं पेरेंट आर्टरी, जिसमें जहाँ से वो एन्यूरिज्म निकला है, ठीक है। डोम ऑफ द एन्यूरिज्म और नेक ऑफ द एन्यूरिज्म। तो हम क्लिप कहाँ लगाते हैं? नेक ऑफ द एन्यूरिज्म में, ठीक है। ए क्लिप इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द एन्यूरिज्म टू रिकंस्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो। किस लिए किया जाता है? ताकि ब्लड फ्लो सही हो जाए। अब क्या कह रहा है? इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग क्या होता है? इसमें रिसीव इंक्रीज कंसिडरेशन इन द एल्डरली। ये मेनली बूढ़े लोग में होता है, 70 ईयर्स ऑफ एज में होता है, ठीक है। अगर पुअर ग्रेड होगा तो इसका सर्जिकल क्लासिफिकेशन 4 और 5 होता है, ठीक है। और जिसमें क्या है? बेसिलर एपेक्स होता है, उसका क्लासिफिकेशन 2B और उसका एविडेंस C में आता है, ठीक है। तो ये मेनली इसमें क्या होता है? पुट इन ए टिटेनियम कोर इनसाइड द डोम। डोम में क्या करते हैं? हम टिटेनियम डालते हैं और फिल इट अप विद द कॉइल एंड रिकंस्ट्रक्ट द पेशेंट आर्टरी। हम डोम में क्या करते हैं? इसका 3 पार्ट तो आपको बताए ही थे, ठीक है। तो जो रिकॉइलिंग होता है वो नेक में होता है, और ये वाला जो होता है, सॉरी, जो क्लिपिंग होता है वो नेक में होता है, और जो कॉइलिंग होता है वो कहाँ होता है? डोम में होता है, ठीक है। इसी के साथ ये सा और क्या एन्यूरिज्म वाला पार्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।